चैप्टर 25 डैड भाई सही कह रहे हैं, चलिए चलते हैं, इस जबरदस्ती की रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते गए शिवान और वीर भी कबीर के साथ अपनी जगह से उठ जाते हैं। डैड आपको लॉस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे किसी और प्रोजेक्ट के जरिए भरपाई कर लूँगा। कबीर की यह बात सुनकर धनराज उन तीनों को घर के देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उन तीनों भाइयों ने आपस में ही सब कुछ डिस्कस कर लिया था। काव्या भी उन तीनों को शौक में देख रही थी। उन तीनों भाइयों को सिया के लिए इतना सोचते देखकर काव्या ने अपने हाथ की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। फिर उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लाकर धीमे से कहा, डैड कबीर भाई सह कह रहे हैं। ये सुनकर धनराज ने उन तीनों भाइयों को घर कर देखा और कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन सिया को कंट्रोल में करना होगा, उसे अभी एक लेसन की जरूरत है। तभी काव्या आगे आई और बोली, दादा मैं सिया को बुलाती हूँ, वह आपसे माफ़ी मांग लेगी। वह मोदी और जल्दी से उसके रूम की ओर जाने लगी। धनराज को कल रात सिया के घर लौट आने का नहीं पता था, वो तो समझ रहा था वो अब भी शौर्य के साथ होगी। काव्या को उसके रूम की ओर जाता देखकर कबीर से पूछा, क्या वो लड़की घर वापस आ गई है? जिस पर कवि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वह वापस आ गई है। उसने आगे कहा, मैंने जेल वार्डन को फ़ोन भी किया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया उसने कानून की नज़र में कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए वह लोग उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने घर भेज दिया। जिस पर धनराज की भूमि शुक्र गई और फिर वह चुप रहा। काव्य जल्दी ही नीचे वापस आ गई। उसने धनराज की ओर देखा और कहा, शायद सिया यहाँ नहीं है। मैंने अभी सवेंथ से पूछा तो उन्होंने बताया सिया सुबह जल्दी घर से निकल गई। ये कहते हुए उसने धनराज के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को देखा, जैसे वो उसे प्रोवोक कर रही हो। तभी सुप्रिया, जो अब तक चुप थी, उन्होंने आंख भरी और बड़ा बढ़ाते हुए कहा, लगता है जो कुछ हुआ है उसकी वजह से वो हमसे और नफरत करने लगी है। धनराज ने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने उसे जन्म दिया। उसकी लाइफ से रिलेटेड फैसले लेने का पूरा हक है। ये कहकर वो स्टडी की ओर चल गया। दूसरी ओर सिया शौर्य के साथ थी। इस उम्मीद नहीं थी सॉरी इतनी जल्दी उसके घर के बाहर आ जाएगा और उसे कॉल कर देगा। जैसे ही सिया शौर्य के विला के अंदर कदम रखने वाली थी, तभी उसका फ़ोन पर एक मैसेज भी सुनाई दी। उसने मैसेज खोलकर देखा तो मैसेज राघव का था, जिसमें लिखा हुआ था, क्या वह ठीक है? सिया एक पल के लिए तो शब्द रह गई। राघव ने उसे कल शौर्य के साथ जाते हुए देखा था और अब यह मैसेज, तो इसका मतलब उसने ही कल मदद की थी। जैसे ही वह राघव को मैसेज करने वाली थी, शौर्य ने उसे घूर कर देखा, जिससे सिया डर गई। क्या तुम्हें इनविटेशन की जरूरत है? सिया ने अपना फ़ोन दूर किया और शौर्य के पीछे चलने लगी। मुझे मजबूर मत करो सिया कुछ गलत करने के लिए, शौर्य ने चलते हुए कहा। जिस पर सिया ने अपने होठों को आपस में दबाया और अपना फ़ोन शौर्य की ओर बढ़ा दिया। शौर्य उसे घूर कर देखने लगा। सिया समझ गई अब शौर्य उससे क्या चाहता है। उसने अपने गले में पहना नेकलेस उतर दिया, जिसमें एक मिनी कैमरा लगा हुआ था। शौर्य ने उसे नेकलेस को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकती है ना? सिया ने कुछ नहीं कहा। पिछले 3 सालों से वह शौर्य के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। शौर्य चाहे कितना भी क्रूएल क्यों न हो, पर जरूरत पड़ने पर वही उसकी मदद के लिए आगे आता था, जिस कारण उस पर शौर्य का कंट्रोल था। अब वो अपनी बाकी लाइफ शौर्य के कंट्रोल में नहीं जीना चाहती थी। शौर्य ने जेल के अंदर उसके साथ जैसा व्यवहार किया था, उसके सपनों से अक्सर वो रात में डर जाया करती। उसने कई बार खुद को फर्श पर दया की भीख मांगते हुए भी सपने देखे थे।
उसे लग रहा था आज भी शौर्य कुछ ऐसा ही करेगा, लेकिन सिया को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे केवल एक थिएटर रूम में ले जाएगा। सिया कंफ्यूज थी यहाँ आकर, लेकिन शौर्य उसे कंफ्यूज देखकर मुस्कुराया और कहा, आज तुम्हारा काम यहाँ रुकना और एक मूवी देखना है, तुम केवल रात होने पर ही यहाँ से जा सकती हो, यह एक इंटरेस्टिंग मूवी है। शौर्य के शब्दों को सुनकर सिया का दिल धड़क उठा, उसे कोई अंदाजा नहीं था शौर्य जैसा सनकी उसके साथ क्या खेल रहा था। ये कहकर शौर्य वहाँ से चला गया। शौर्य के जाते ही स्क्रीन की लाइट्स ऑन हो गई और उसे पर एक मूवी चलने लगी। जैसे ही मूवी चली शुरू हुई, सिया की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। रात के समय सिया जैसे ही विल से बाहर निकली, उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। उसके कानों में मूवी में चलने वाले दृश्य की चीखें गूंजने लगी। उस मूवी में खतरनाक और शर्मसार कर देने वाले दृश्य उसकी आंखों के सामने अभी भी गूंज रहे थे। उसे नहीं पता वो कब शौर्य के पास से गुजर गई। तभी उसे शौर्य की आवाज़ सुनाई दी, गिफ्ट कैसा लगा? क्या इस गिफ्ट के लिए मुझे थैंक यू नहीं बोलूंगी? सिया एक रोबोट की तरह उसकी आंखों में देखने लगी। लास्ट में उसने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गई। उसे पता ही नहीं चला उसका फ़ोन कब से बज रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका फ़ोन बज रहा है। उसने कॉलर आईडी को देखा और फ़ोन पिक किया। सिया, क्या सब ठीक है? मैं तुम्हें ट्रक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? दूसरी ओर से राघव की चिंतित आवाज़ सुनाई दी। सिया कहना तो चाहती थी कि वह ठीक है, लेकिन उसके मुंह से निकला, क्या तुम अभी फ्री हो? लगभग आधे घंटे बाद सिया और राघव साथ में एक टपरी पर बैठे चाय पी रहे थे। अभी तक ना तो सिया नहीं कुछ कहा था और ना ही राघव ने। वह सिया के पीले चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकता था उसकी मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है। राघव को तो उसके गायब होने के बारे में पता ही तब चला जब कभी का फ़ोन आया था। उसने सिया को न जाने कितने कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। कोई नहीं जानता था वह कहाँ थी, यहाँ तक कि सिया का ट्रैक्टर भी बंद आ रहा था। यहाँ तक कि कबीर ने उसका पता लगाने के लिए अपने आदमियों को भी भेजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। राघव समझ गया कुछ गड़बड़ है और उसके दिमाग में सबसे पहले जो नाम आया वो शौर्य का था। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? राघव ने कहा, जिस पर सिया ने उसे देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ थैंक यू राघव। ये सुनकर राघव के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह सिया पर दबाव नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने चाय को देखते हुए अपना चश्मा ठीक किया और जवाब दिया, मैंने देखा कि लड़कियों को चाय पसंद आती है, इसलिए मैं के आया। सिया के दिमाग में अभी भी शौर्य के बारे में चल रहा था। जो फिल्म शौर्य ने तैयार की थी उसमें उसने एक लड़की को इस हद तक टूटते हुए देखा था कि उसे शब्दों में बयां करना उसके लिए नामुमकिन था। उसने उसके शरीर से बहते हुए खून को देखा। उसने देखा कि वह किस तरह सीख रही है, दया की भीख मांग रही है और अंत में वह एक लाश बनकर गई। ये दृश्य उसकी आंखों के सामने आते ही सिया की पकड़ उसके खप्पर मजबूत होती गई। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके हाथ में पड़ा हुआ गिलास कब टूट गया और उसकी उंगलियों के बीच से चाय नीचे गिरने लगी। सिया जब होश में आए उसने अपना हाथ पहुंचने के लिए कुछ लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उससे पहले ही उसके हाथ साफ कर दिए। ये राघव था जो उसके हाथ अपने रुमाल से साफ कर रहा था। वो राघव को देख रही थी, फिर उसने उसे थैंक यू कहा और उससे रुमाल लेकर बोली, मैं इसे धोकर आपको वापस कर दूंगी। तभी सिया के पेट से आवाज आने लगी। उसने पिछली रात बस केक खाता था, उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन उसने जो मूवी देखी थी उसे देखकर बार बार उसे उल्टी आ रही थी और कई बार तो वह कर भी चुकी थी। तभी राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया से बोला, चलो कुछ खाने चलते हैं। लेकिन सिया
नहीं जाना चाहती थी, वह बस थोड़ी देर के लिए राघव के साथ रहना चाहती थी। वह खुद को उसके पास सुरक्षित महसूस करती थी। उसे ऐसा लगता था वह केवल उसके पास ही जिंदा रह सकती है। लेकिन राघव उसे जबरदस्ती पकड़कर एक दुकान पर ले गया और उसके लिए एक बन खरीदा। सिया को नहीं लग रहा था वो खा भी पाएगी, लेकिन राघव ने उसे थोड़ा बहुत खिला दिया। सिया राघव को आत्मीयता के साथ देख रही थी। उसे राघव की आंखों में बहुत से सवाल दिख रहे थे जिनका वह जवाब देना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बात करनी शुरू की और कहा, मिस्टर शेखावत, आप कुछ और काम भी करते हैं क्या? ये सुनकर राघव के चेहरे के रंग उड़ गए। वो अचानक अपने काम के बारे में सोचने लगा। मिस्टर शेखावत, हेली, मिस्टर शेखावत, क्या हुआ, कहाँ खो गए? राघव अब भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी सिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ मर और कहा, कहाँ खो गए मिस्टर शेखावत? राघव एक नज़र सिया को देखने लगा और उसकी बातों को समझते हुए बोला, ओह सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। एनीवे, तुम कुछ कह रही थी। वो हंसते हुए बोली, अरे नहीं, कुछ नहीं। मुझे आज एक नई बात पता चली है। मिस्टर शेखावत भी दिन में सपने देखते हैं। हे, मुझे तो लगा था आप प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। राघव तो सिया के चेहरे के भाव देख रहा था। वो हंसते हुए कितनी अच्छी लग रही थी। आज उसे जो खुशी महसूस हो रही थी पहले कभी नहीं हुई थी। आज उसे इमोशंस का मतलब समझ आ रहा था। इसी हंसी ठिठोली के बीच कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। उन्हें होश तब आया जब सिया का फोन रिंग किया। कॉल वीर का था। कॉलर आईडी को देखकर ही सिया के चेहरे के भाव काले पड़ गए। राघव भी उसकी ओर देख रहा था। सिया ने ना चाहते हुए भी फोन पिक किया। तभी सामने से आवाज आए, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? मैं तुम्हें लेने आऊं? नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुमने क्यों कॉल किया है वह कहो मिस्टर वीर। प्लीज सिया, ऐसे मत कहो, वीर ने अपनी शांत आवाज में कहा। अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, सिया ने इरिटेट होते हुए कहा। सिया जानती थी जब मल्होत्रा परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही होता है। वैसे भी आज वो बहुत थकी हुई थी और डरी हुई भी। वो और कुछ बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं थी। ये सुनकर वीर कुछ पल के लिए शांत पड़ गया और फिर जल्दी से बोल, सिंह फैमिली के साथ तुम्हारा रिश्ता रोक दिया है। हमें दादा से बात कर ली है और उन्होंने कहा है वे इस मैटर पर सोचेंगे। सिया, प्लीज अब अपना बिहेवियर अच्छा रखना और डैड को गुस्सा मत दिलाना। सब जल्द ठीक हो जाएगा। सिया पहले तो हंसी और फिर बोली, मुझे लगता है मिस्टर विहान सिंह काफ़ी अच्छे इंसान है। मेरे लिए इतना अच्छा मैच ढूंढने के लिए थैंक्स। मिस्टर कबीर सही थे। मुझे आपका कर्ज चुकाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। आखिर आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं। वीर कोशिया से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, वह शॉक था। सिया, तुम क्या बोल रही हो? वह इतना ही बोल पाया था, उससे पहले ही सिया ने फोन रख दिया। राघव सिया के साथ ही था, इसलिए उसने भी सब सुन लिया था। जब उसने सिया को विहान सिंह के साथ खुद के मैच की बात की तो राघव के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने धीमे से कहा, क्या तुमने अभी जो कुछ कहा वह सच था? सिया ने कहा, सब सच था। इस जरिए मुझे मल्होत्रा परिवार से आज़ादी मिल जाएगी। मैं अब मल्होत्रा परिवार से बंधे नहीं रहना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। ये कहते हुए सिया की आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी, जिसे देखकर राघव ने कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। मैं वहाँ सिंह के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना सुना है उसके बेस पर वो इंसानी रूप में भेड़िया है। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर
कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।